बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने सेलेक्ट किया है इस वीडियो के लिए वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैटर को, और मैटर को बहुत ही डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में अगर उसके पास मैस है और वॉल्यूम है तो वो मैटर कंसीडर होती है। अब हम आगे अपना कॉन्सेप्ट बढ़ाएंगे कि जो मैटर होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। मैटर जो है ना दरअसल बना हुआ होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को, उन पार्टिकल्स को हम लोग नाम देते हैं एटम्स का। ठीक है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब इस एटम का क्या स्ट्रक्चर है, हाँ इस ये क्यों ज़रूरी है, ये एटम को स्टडी करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एटम है ये क्या है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। यानी कि ये मैटर का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब है कि ऐसे बेसिक एलिमेंट जिसके ऊपर पूरी एंटिटी बेस कर रही हो, यानी ये मैटर का बुनियादी एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट है। ठीक है, अब जो एटम होते हैं ना ये फर्दर कॉन्सिस्ट होते हैं न्यूक्लियस से और सब एटॉमिक पार्टिकल जिनको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आगे हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ देख लेते हैं जो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। बहुत ये जो एटम है ना इसके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं, और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जा रहा है और उसके अंदर रेवोल्यूशन आती जाती है तो पिछली जितनी भी थ्योरीज़ थी, जितने भी मॉडल्स हैं, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। अब ये थ्योरीज़ जो मॉडल्स हैं वो हम ये जो लेक्चर है ये पूरा जो पंजाब टेक्स्ट बुक की बोर्ड है यानी उसकी बुक है 9th क्लास की बुक, उसका चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये बिल्कुल सीक्वेंस इसका उसी के हिसाब से हम उसी के हिसाब से ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन डेमोक्रिटस का, फिर उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर थॉमसन प्लम पुडिंग थ्योरी, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैनाल रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड मैक्सवेल थ्योरी, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स थ्योरी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे हम। तो सबसे पहले जो क्योंकि एटम का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो डेमोक्रिटस ने दिया था, इसी को ही सबसे पहले इन्हीं की कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। डेमोक्रिटस क्या थे? डेमोक्रिटस एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे और यही वो इंसान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को जो एटम का वर्ड है उससे इंट्रोड्यूस कराया था। ये ग्रीक फ़िलासफ़र थे, लिहाजा इन्होंने जो एटम के लिए जो नाम यूज़ किया गया था एटम के लिए पहले वो था एटोमस, ATO, एटो MOS मस, एटोमस। एटोमस जो है ना ये एक ग्रीक लफ्ज़ है। ग्रीक में क्या कहते हैं, ए का मतलब होता है नॉट, टोमस का मतलब होता है कटिंग, मीन्स अनकटेबल, इनडिविजिबल। यानी डेमोक्रिटस ने क्या कहा था कि ये इसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया था एटोमस कि ये जो पार्टिकल है ये इनडिविजिबल है, अनकटेबल है, कि जो मैटर है वो बना हुआ है स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं। और डेमोक्रिटस ने कहा था कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, ये मज़ीद फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये कंट्रीब्यूशन था डेमोक्रिटस का। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं जो थ्योरी आ रही है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने एक अपनी थ्योरी पेश की थी जिसको हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। डाल्टन के लिहाज से एटम जो है ना वो इंडिविजिबल है, यानी ये भी डिवाइड नहीं हो सकता इनके लिहाज से, हार्ड है बहुत, डेंस, स्फीयर है, यानी जो एटम है उसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल शेप है, गोल शेप में है। उसके अलावा इनका जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर एलाइक। ये अभी इनकी थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। ठीक है, फिर आगे दोबारा हम बताएंगे कि इनके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, तो पहले ये इनके पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर एलाइक, दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। और चौथा पॉइंट है एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये तो थे थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन इनके जितने भी ये पोस्टुलेट्स हैं आज के केस में, आज की जो डेवलपमेंट आ चुकी हैं, जो टुडेज़ डेवलपमेंट है उसमें क्या है, ये पोस्टुलेट सारे के सारे डिसरिगार्डेड हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद देखें कि जो एटम है वो कहते हैं ये इंडिविजिबल है, नहीं बल्कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहते हैं।
और उसके बाद क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर एलाइक, कि जो एक ही एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो एलाइक होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट एटम, उनके डिफरेंट एटम हो सकते हैं ड्यू टू आइसोटोप्स। ठीक है ना, सेम एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट एटम्स, उनके डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं ड्यू टू आइसोटोप्स। उसके अलावा इनका था कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये पॉस्टुलेट्स भी इनका रॉन्ग हुआ, क्यों? क्योंकि एटम्स को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लिहाजा जो डेमोक्रेट्स थे उन्होंने भी इनके लिए लफ्ज़ यूज़ इंडिविजिबल का किया था, अनकटेबल का डेल्टन ने भी यही यूज़ किया, और उसके अलावा उन्होंने आइसोटोप के बारे में हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, और उसके अलावा रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं था। तो ये जो थ्योरीज थी इनके ड्रॉबैक्स थे। इसके अलावा आगे जो फर्दर डेवलपमेंट हुई वो हुई जे थॉमसन के ज़रिए से। जे थॉमसन ने क्या किया था, लेट 80s के अंदर एक थ्योरी पेश की थी जिसको उसने नाम दिया था प्लम पुडिंग थ्योरी का। अब उसने इस थ्योरी को प्लम पुडिंग थ्योरी का क्यों नाम दिया है ये तो हम एंड में देखेंगे। पहले इनकी थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे उसको पढ़ लेते हैं कि ही पोस्टुलेटेड दैट, उसने ये कहा कि एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, की जो एटम्स हैं वो स्ट्रक्चर हैं दरअसल पॉजिटिवली चार्ज के, और जिसमें जो छोटे से नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर स्टक हुए हुए, चिपके हुए हैं। इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। इसको हम आसान लफ्ज़ों में ये समझते हैं कि जे थॉमसन ने ये कहा था कि जो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि उसके अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी पूरा का पूरा जो एटम है वो क्या है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर क्या हैं, ये टिनी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और ये इसके अंदर स्टक हुए हैं। या आप यूँ समझ लें कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का पूरा सी है, और उसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये स्विमिंग कर रहे हैं। और उसने इसको नाम दिया था प्लम पुडिंग का, इसीलिए क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था जो उसने खुद मतलब जो इसके बारे में उसने अपने जहन में बनाया था, जो भी स्ट्रक्चर उसने पेश किया था, उसका जो स्ट्रक्चर था उसको लगा कि ये बिल्कुल रिजेंबल करता है प्लम पुडिंग से। अब प्लम पुडिंग क्या होती है? प्लम पुडिंग दरअसल स्वीट डेजर्ट होती है। इसमें क्या होता है, या आप इसको केक की तरह ही समझ लें, जैसे कि अब जो पूरा का पूरा केक है वो पॉजिटिवली चार्ज है उसके अंदर, और उसके अंदर जो भी हम पिस्ता या आलमंड वगैरह डालते हैं वो प्लम्स होते हैं। तो इसीलिए उसने ये नाम दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे हैं कि ये प्लम्स हैं इन द पुडिंग, यानी पूरा का पूरा जो एटम है जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो पुडिंग है, और इसके अंदर जो नेगेटिवली चार्ज थोड़े बहुत हैं ये क्या है, ये उन्हीं आलमंड या पिस्ता का काम कर रहे हैं, और ये प्लम्स हैं। उसके बाद आगे जो डिस्कवरी हुई वो थी कैथोड रेज की, और कैथोड रेज आगे आई, और उसके बाद डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। अब ये कैसे हुई, यानी कि क्या एक्सपेरिमेंट हुए और ये किस तरह डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर किया? तो सबसे पहले जो कैथोड रेज को डिस्कवर किया, इसके ऊपर काम किया 1895 के अंदर सर विलियम क्रूक्स ने काम किया। सर विलियम क्रूक क्या थे? ये एक इंग्लिश केमिस्ट और फिजिस्ट थे, और ये वैक्यूम ट्यूब्स के पायनियर थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब ली। गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? ये एक ऐसी शीशे की बनी ग्लास ट्यूब होती है जिसमें क्या होते हैं, दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं, और साथ में क्या होता है, हाई वोल्टेज लगी हुई होती है। ये जो पूरा सेटअप होता है, इस तरीके से जो हमारे पास ट्यूब आती है उसको हम लोग गैस डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। अब सर विलियम क्रूक्स ने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए क्योंकि वो डिस्कवरी करना चाह रहे थे इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ये उन्होंने जो ट्यूब ली, ये ग्लास ट्यूब है, और उसके साथ ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लेते हैं। ये उन्होंने दो इलेक्ट्रोड लिए, ये कैथोड है, ये एनोड है, और ये हाई वोल्टेज बैटरी लगी हुई है, और ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्यों लिया गया है? ये लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लिया गया है। अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जब उन्होंने ऑर्डिनरी प्रेशर लिया तो इस ट्यूब के अंदर जो ग्लास है ना, इस ट्यूब के अंदर जो गैस है उसकी आयनाइजेशन नहीं हुई, उससे कोई कंडक्शन नहीं हुई। ठीक है ना, इससे उन्हें पता चला कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर तो कोई कंडक्शन नहीं हो रही। जब उन्होंने वैक्यूम पंप की हेल्प से
इसके अंदर ट्यूब का जो प्रेशर है उसको कम किया और 10⁻⁻⁴ ATM कर दिया, तब इसके अंदर कंडक्शन होना शुरू हो गई। और वो कैसे पता चला कि कंडक्शन कैसे हो रही है, जब उन्होंने यहाँ पे किसी भी साइड के ऊपर एमीटर लगा के देखा तो वो कंडक्शन हो रही थी, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, तो पता चल गया कि ये यहाँ से कंडक्शन हो रही है। लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा था कि वो कंडक्शन जो है ना कैथोड से हो रही है या एनोड से हो रही है। तो इस चीज़ को जज करने के लिए ये जो कैथोड है उसकी पिछली साइड को कोट किया गया किसी भी फ्लोरेसेंट मटेरियल से। ठीक है, फ्लोरेसेंट मटेरियल कोई भी यूज़ किया गया था, ZNS यूज़ किया गया। फ्लोरेसेंट मटेरियल जो होता है वो कैसा मटेरियल होता है? एक्चुअली फ्लोरेसेंट मटेरियल जो होता है ना, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है फ्लोरेसेंस की, यानी जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल रेडिएशन पड़ती है तो वो विजिबल लाइट शो करता है। यानी फ्लोरेसेंट मटेरियल ऐसा होता है जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल रेडिएशन पड़े तो वो ग्लो प्रोड्यूस करता है, जो हमें नज़र आता है, जो विजिबल होता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि आया वो रेस कैथोड से निकल रही हैं या एनोड से निकल रही हैं, तो सबसे पहले कैथोड की जो बैक साइड थी उसके ऊपर एक मटेरियल कोट किया गया जिसको फ्लोरेसेंट मटेरियल का नाम दिया गया, यानी उससे पहले कोटिंग की और कैथोड के यहाँ पे एक सुराख कर दिया गया, होल कर दिया गया। फिर देखा गया कि जो कंडक्शन हो रही थी वो तो हो रही थी, लेकिन जो कैथोड साइड थी, जो फ्लोरेसेंट मटेरियल था, वो ग्लो नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कंडक्शन हो रही है वो एनोड से नहीं हो रही, क्योंकि अगर एनोड से होती तो सीधा कैथोड की तरफ जाती और कैथोड के अंदर जो हमने होल किया हुआ उससे पास करती, जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है उसके ऊपर जब पड़ती तो वो विजिबल लाइट शो करता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या किया गया कि यही काम एनोड के साथ किया गया। एनोड की जो बैक साइड थी उसको फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ कोटिंग की गई और एनोड के अंदर सुराख किया गया, तो इसने प्रोड्यूस किया ग्लो। जब इसने ग्लो प्रोड्यूस किया तो इससे हमें पता चल गया कि हाँ, वाकई में ये जो कंडक्शन हो रही है ये कैथोड से ही हो रही है, कैथोड से ही ये रेज़ निकल रही हैं। चूँकि ये रेज़ कैथोड से निकल रही थी तो इसी वजह से इन रेज़ को नाम दिया गया कैथोड रेज़ का। अब ये हम कह सकते हैं कि चूँकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है इसीलिए ये नेगेटिव रेज़ हैं। ये तो ऐसे बात हुई, लेकिन फिर इसको चेक भी किया गया कि आया ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं या क्या हैं, तो वो चेक किया गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए से। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए से इनको चेक किया गया तो ये जो रेज़ थी इन्होंने डिफ्लेक्शन शो की टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन सी चीज़ डिफ्लेक्ट करेगी? जाहिर सी बात है पॉजिटिव चीज़ की तरफ नेगेटिव चीज़ ही डिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरह हमें मैग्नेटिक फील्ड से पता चल गया कि ये क्या है, ये जो कैथोड रेज़ हैं ये दरअसल नेगेटिव पार्टिकल्स पर मुश्तमिल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी अप्लाई की तब भी इन्होंने यही डिफ्लेक्शन शो की कि ये पॉजिटिव जो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो की, यानी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे हमें पता चल गया कि जो कैथोड रेज़ हैं ये क्या हैं, दे आर एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। चूँकि ये कैथोड से निकल रही थी इसीलिए हमने इनको कैथोड रेज़ का नाम दिया। कैथोड रेज़ को जब फर्दर स्टडी किया गया तो इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ शो की। वो प्रॉपर्टीज़ ये थी, पहली तो ये थी कि दीज रेज़ ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, कि ये जो रेज़ थी ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती थी और क्या होती थी, जो कैथोड सरफेस थी उसके परपेंडिकुलर करती थी। यानी पैरेलल तो होता है यूँ आमने सामने, बिल्कुल परपेंडिकुलर का मतलब है ये कैथोड सरफेस है और ये इस तरह परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही हैं। अब वो हमें कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रैवल करती हैं, तो उसको ऐसे चेक किया गया कि ये जो रेज़ थी उनको क्या किया गया, उनके रास्ते में एक ओपैक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। ओपैक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। जब ओपैक ऑब्जेक्ट को रखा गया तो दूसरी साइड पे इसका क्या बन गया, शेडो बन गया। इस चीज़ ने ये प्रूव कर दिया कि ये जो रेज़ हैं ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल कर रही हैं, क्योंकि जब इनके रास्ते में कोई चीज़ रखी गई तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उसका शेडो बना दिया, जिससे ये पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है कि दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने ये शुरू में ही बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं पॉजिटिव प्लेट की। पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करना ये शो कर रहा है कि ये जो कैथोड रेज़ हैं ये इनकी नेचर क्या है, इनकी नेगेटिव है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कैथोड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो ये जो कैथोड रेज़ हैं ये किसकी तरफ ट्रैवल कर रही हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रैवल कर रही हैं।
तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। ठीक है, ये क्या कर देती हैं, ये जिस बॉडी के ऊपर भी फॉल करती हैं उसका टेम्परेचर रेज कर देती हैं। इससे ये पता चलता है कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। इट शोज़ दैट दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमें पता है ना कि टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो लाइन है कि दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, इट मीन्स दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। यानी वो कह रहे हैं कि वो जिस भी बॉडी के ऊपर पड़ते थे उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते थे, बढ़ा देते थे। ये चीज़ शो करी कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। दरअसल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मूविंग एनर्जी होती है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज़ हो जाती है तो उस बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं टेम्परेचर दरअसल क्या होता है, ये मेजरमेंट होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। अगर ये जो कैथोड रेज पड़ने से किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि ये टेम्परेचर किससे रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी से। तो इसका मतलब है कि कैथोड रेज पोजेस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है Ke=12mv²। दूसरा ये था कि जब ये रेज़ डिस्चार्ज ट्यूब की साइड से टकराती थी तो लाइट प्रोड्यूस होती थी। और तीसरा ये है कि इनके अंदर मैकेनिकल मोशन होती थी, यानी इनके अंदर मोमेंटम होता था। अब वो मोमेंटम हमें कैसे पता चला कि एक लाइट पिन व्हील यूज़ किया गया इनके रास्ते में, कैथोड रेज़ के रास्ते में। ये जो पिन व्हील था इसने मोशन शुरू की, जिससे हमें ये पता चला कि ये जो कैथोड रेज़ हैं इनके अंदर मोमेंटम थी, जिसकी वजह से ये जो लाइट पिन व्हील था इसने मोशन शो की। ठीक है, और जो मोमेंटम होता है वो होता है m और v के बराबर, यानी इसके अंदर मैस और वेलोसिटी। फिर क्या हुआ, जो जे थॉमसन हैं उन्होंने इन पार्टिकल्स का चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट किया। जब उन्होंने इसका कैलकुलेट किया तो उन्होंने ये देखा कि इसका जो चार्ज टू मास रेशो था वो बिल्कुल सेम था इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशो के, जो कि ऑब्टेन किया गया था किसी और सोर्स के ज़रिए से। चूँकि इन कैथोड रेज का जो चार्ज टू मास रेशो थी ये बिल्कुल सेम थी इलेक्ट्रॉन से, इसलिए जे थॉमसन ने इनको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, पहले इसको कैथोड रेज का नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि ये इमिटेड हुई थी कैथोड से। बाद में इनको इलेक्ट्रॉन का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इनका जो चार्ज टू मास रेशो थी इन रेज की वो कैथोड के इक्वल थी। दोबारा एक्सपेरिमेंट के बाद ये भी किया गया कि पहले जो मटेरियल यूज़ किया गया था, जो गैस यूज़ की गई थी जिससे कैथोड रेज इमिट हुई थी, दोबारा उस मटेरियल को चेंज कर दिया गया। जो कैथोड का हमने मटेरियल यूज़ किया गया था उसको भी चेंज किया गया और जो गैस यूज़ की गई थी उसको भी चेंज किया गया। लेकिन इन दोनों चीज़ों के चेंज करने के बावजूद भी सेम टाइप ऑफ रेज ही इमिट हुई जैसी पहले वाले मटेरियल से इमिट हुई थी। मटेरियल और गैस के चेंज करने के बावजूद भी वही रेस इमिट हुई। अब नीचे हम कंक्लूजन देखेंगे कि ये क्या हमें बता रहा है, तो इससे हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जो ऊपर वाला हमारा पॉइंट है। देखिए, चूँकि हमें अब ये पता चल गया कि ये प्रॉपर्टीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि जो कैथोड रेज की नेचर थी इट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब और मटेरियल ऑफ द कैथोड। यानी कि जो कैथोड रेज की नेचर है वो डिपेंड नहीं करती ना तो गैस के नेचर पे और ना ही जो मटेरियल यूज़ किया गया है। हम जो भी यूज़ करें सेम टाइप ऑफ रेज ही इमिट हुई थी। चूँकि जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया उसने सेम टाइप के पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए। इसका मतलब हमें ये पता चल गया जितने भी हमारे मटेरियल्स थे जो हमने यूज़ किए थे उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही थे। और जितना भी मैटर होता है वो किससे बना हुआ होता है? एटम से बना हुआ होता है। ऑल मैटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। इसका मतलब ये हुआ कि उन तमाम मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद था। जो भी हमने मटेरियल यूज़ किया हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन यूज़ था ना। ये तो नहीं कि मटेरियल के चेंज करने से या गैस के चेंज करने से वो कैथोड रेज की नेचर चेंज हुई, नहीं, बल्कि सेम टाइप की रेज इमिट हुई। इससे हमने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर मटेरियल के अंदर पाए गए। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये एटम्स के फंडामेंटल बुनियादी पार्टिकल्स हैं। ये हर मैटर के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि हर मैटर एटम से बना होता है। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन दरअसल क्या हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के।
ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया। दूसरी बात जो हमने बात की थी मोमेंटम की और चार्ज टू मास रेशो की, जब ये देखा गया इनका मोमेंटम और चार्ज मास रेशो, तो उस चीज़ ने हमें ये सजेस्ट किया ये कोई रेज़ नहीं है, बल्कि ये क्या है, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। जब इनकी मोमेंटम देखी गई, जब इनकी वेलोसिटी देखी गई, तो ये कोई रेज़ नहीं थी बल्कि फ़ास्ट मूविंग पार्टिकल्स थी, जिनके बेस पे इनको नाम कोई रेज़ का नहीं दिया गया बल्कि इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। और इलेक्ट्रॉन्स हर पार्टिकल्स के अंदर थे, इसीलिए ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हुए। अब हम देखते हैं कैनाल रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। अब सबसे पहले ये इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1886 के अंदर गोल्डस्टीन ने ऑब्ज़र्व किया कि इन एडिशन टू कैथोड रेज के साथ साथ कुछ और रेज भी ट्रेवल कर रही होती हैं सिमल्टानियसली, यानी एट द सेम टाइम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और ये रेज ट्रैवल करती हैं अपोजिट टू कैथोड, यानी ये कैथोड के अपोजिट ट्रैवल करते हैं। कैथोड रेज जिस साइड पे ट्रैवल कर रही होती हैं, ये जो रेज होती हैं, जो दूसरी रेज आ रही होती हैं, ये इसके क्या कर रही होती हैं, अपोजिट ट्रैवल कर रही होती हैं। अब देखें, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो गोल्डस्टीन था उसने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप वही यूज़ किया जो कि कैथोड रेज के लिए यूज़ किया गया था। बैटरी भी लगी हुई है, वैक्यूम पंप भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में है पड़ा, एनोड भी है, कैथोड भी है। लेकिन इन्होंने जो कैथोड यूज़ की गई है वो परफोरेटेड कैथोड यूज़ की है। अब ये परफोरेटेड कैथोड क्यों यूज़ की है, मैंने शुरू में ही यही बताया है कि जो गोल्डस्टीन था उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो रेज सिमल्टानियसली ट्रैवल कर रही होती हैं। एक रेज को तो हमने डिस्कवर कर लिया कि वो कैथोड रेज है, जो दूसरी रेज हैं वो कौन सी होती हैं, ये अब उनकी डिस्कवरी हो रही है। चूँकि एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दोनों रेज सिमल्टानियसली ट्रैवल कर रही होती हैं, तो उनको डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सी रेज जो है ना वो कैथोड रेज हैं और कौन सी रेज जो है वो एनोड रेज हैं। इसीलिए इन दोनों रेज को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो कैथोड था उसको परफोरेटेड यूज़ किया गया। परफोरेटेड यूज़ करने का मकसद ये है कि जो रेज एनोड से आएंगी इस परफोरेट से, यानी या इस होल से या इन कैनाल से गुजरेंगी और गुजर कर जो फ्लोरेसेंस यूज़ किया हमने उसके ऊपर ग्लो प्रोड्यूस करेंगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो रेज हैं ये दरअसल एनोड से कैथोड की तरफ आ रही हैं। और एनोड से जब कैथोड की तरफ आ रही हैं, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, तो ये जो एनोड इसकी तरफ आ रही हैं, तो इसका मतलब है ये एनोड पॉजिटिव रेज आ रही हैं। ठीक है, अब ये असल में ओरिजिनेट कैसे होती हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये नहीं है कि ये रेज़ जो है ना एनोड से नहीं निकल रही, नहीं, इनको एनोड रेज़ का इसीलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि इनकी जो मोशन है ना, ये यानी जो इनकी मूवमेंट है वो एनोड से कैथोड की तरफ है, इसीलिए हमने इसको एनोड रेज़ का नाम दे दिया। दूसरा, इन रेज़ को कैनाल रेज़ भी कहा जाता है। कैनाल रेज क्यों कहा जाता है, कैनाल रेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेज ट्रैवल करती हैं थ्रू कैनाल्स या थ्रू होल्स। ये जो होल्स हैं ना परफोरेटेड कैथोड के अंदर जो हमने यूज़ किए गए हैं, इनको कैनाल्स भी कहते हैं क्योंकि ये इन्हीं कैनाल्स में से पास होती हैं, इसीलिए इन रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं। अब इनको हम देख लेते हैं कि ये आती कैसे हैं। कोई भी हमारे पास न्यूट्रल एटम हो, अब हमने जो गैस यूज़ की गई है, कोई भी हमारे पास न्यूट्रल एटम था, यानी कोई भी हमारे पास जो गैस थी वो हमने यूज़ की हुई थी, ठीक है ना। अब जो कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन आए, उन्होंने इस गैस की आयनाइजेशन कर दी। आयनाइजेशन के नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और एक केटाइन प्रोड्यूस हुआ। जो इलेक्ट्रॉन था इसको तो हमने नाम दे दिया कैथोड रेज के अंदर। तो सिमल्टानियसली उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये केटाइंस भी तो हैं पड़ी। तो ये जो केटाइंस थी, मूविंग केटाइंस थी, इनको एक्चुअली एनोड रेज का नाम दिया गया। ये रेज एनोड से नहीं निकली थी, ये किससे आई थी, इनकी ओरिजिन कहाँ से थी, ये आई थी गैस की आयनाइजेशन से, गैस की आयनाइजेशन से आई थी। ठीक है, जो कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन आए थे उन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस थी उसको आयनाइज किया था और उससे क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रोड्यूस होता है और उसके साथ जो दूसरी प्रोड्यूस होती हैं वो केटाइंस होती हैं। जो मूविंग केटाइंस होती हैं उनको ही हम लोग एनोड रेज का नाम देते हैं। अब ये जो पिछले हमने बात की थी कि जो कैथोड रेज होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं जो हम यूज़ करते हैं गैस या जो मटेरियल, लेकिन कैनाल रेज के केस में ऐसा नहीं होता। कैनाल रेज के केस में जो E/M होती है, रेशो होती है, वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। देखिए,
हमने कोई लाइट गैस यूज़ की हुई है हाइड्रोजन, उसकी आयनाइजेशन करवाई, इलेक्ट्रॉन आया और केटाइन बनी। बिल्कुल इसी तरह हमने ऑक्सीजन यूज़ किया, उसकी आयनाइजेशन करवाई, ऑक्सीजन से हमें क्या मिल गया, एक केटाइन मिल गई। ये ऐसे सपोज कर लेते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया। दोनों केस में कैथोड रेज तो सेम है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके नतीजे में जो हमारे पास केटाइन आती है उसका मैस डिफरेंट होता है। ठीक है, उसका मैस डिफरेंट होगा। अगर हम लाइट गैस यूज़ करेंगे तो वो केटाइन लाइट होगी, अगर हम हैवी गैस को यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर है डिफरेंट होगी। यानी डिफरेंट गैस के लिए केटाइन डिफरेंट होती है। जब केटाइन डिफरेंट होगी तो उसका E/m भी डिफरेंट होगा। E/m क्या होता है, डिपेंड्स करता है केटाइन के ऊपर। केटाइन डिपेंड करता है कि हम कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं, लाइट यूज़ कर रहे हैं या हैवी यूज़ कर रहे हैं। जो ये हम यूज़ कर रहे हैं ना, जो मूविंग केटाइन्स हैं, यही तो दरअसल एनोड रेज़ हैं, यही तो दरअसल हमारे पास कैनाल रेज़ हैं। तो यही जो केटाइन्स हैं ये डिफरेंट होती हैं। केटाइन्स हर गैस के लिए ये डिपेंड करती हैं ऑन द नेचर ऑफ गैस। अगर हमने गैस लाइट यूज़ की है तो हमारे पास जो केटाइन होगी वो लाइट होगी, अगर हमने हैवी यूज़ किया है तो हैवी यूज़ की होगी, और इसका E/m भी डिफरेंट होगा। E/m फिर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से कैलकुलेट किया गया, और सबसे जो स्मॉलेस्ट क्योंकि मैस होता है वो हाइड्रोजन का होता है, और इसके केस में हमारे पास जो E/m की रेशियो हाईएस्ट आई वो हाइड्रोजन की आई, और स्मॉलेस्ट केटाइन जो है वो हमारे पास क्या आया, H पॉजिटिव। इसे ये जो सबसे ज़्यादा E/m आया वो इसी ही केटाइन का आया। बाकी एक्सपेरिमेंट जितने भी किए गए इसके E/m से ज़्यादा E/m किसी का भी नहीं आया। इसी वजह से इसी H पॉजिटिव को, इसी स्मॉलेस्ट केटाइन को हमने नाम दिया प्रोटॉन का। हम अब इसकी भी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। कैनाल रेज़ की प्रॉपर्टीज़ वैसे तो हमें पता चल गई हैं, लेकिन वन बाय वन हम इसको पढ़ लेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती हैं। बिल्कुल अभी हमने देखा था कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रही थी, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन थी वो कैथोड रेज़ के अपोजिट थी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इनकी डिफ्लेक्शन आती है वो इनकी नेचर को शो करती है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इनकी डिफ्लेक्शन दी गई तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती थी टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। चूँकि ये पॉजिटिव प्लेट थी तो डिफ्लेक्शन इनकी किसकी तरफ हुई, नेगेटिव की तरफ है। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से अभी हमने समझा है कि जो नेचर होती है कैनाल रेज़ की वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट द डिस्चार्ज ट्यूब। गैस लाइट होगी तो उसकी नेचर और होगी, गैस हैवी होगी तो उसके केस में केटाइन और बनेगी तो उसकी नेचर भी और होगी। उसके अलावा हमने मैंने ओरिजिन का ये बताया था कि जो ओरिजिन होती है कि ये रेज़ ओरिजिनेट एनोड से नहीं होती हैं, बल्कि ये आयनाइजेशन से प्रोड्यूस होती हैं। जो गैस होती है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन उससे टकराते हैं तो उससे हमारे पास केटाइन प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रॉन ये जो मूविंग केटाइन्स होते हैं इन्हीं को ही दरअसल हमने एनोड रेज़ का नाम दिया गया है। जो E/m रेशो होती है कैनाल रेज़ की वो डिपेंड करती है किसी भी गैस के मोलर मैस के ऊपर। ठीक है, और जो मैस होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट केटाइन्स के लिए, और गैस के लिए वेरी करता है। जो रेशो डिक्रीज़ हो जाती है अगर वो मोलर मास बढ़ जाए। तो सबसे कम मोलर मास जो था वो हाइड्रोजन के केस में था, हाइड्रोजन एटम का था, और वो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल था, लाइटेस्ट केटाइन थी H पॉजिटिव, इसलिए उसको प्रोटॉन का नाम दिया गया, और उसका मास सबसे ज़्यादा था। जो बाकी पार्टिकल्स थे उनका मास हमने इसको मल्टीप्लाई करके कर लिया। तो ये हमने डिस्कस कर लिया प्रोटॉन्स को, और प्रोटॉन्स को डिस्कवर किसने किया था, मैंने शुरू में ही बताया था, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। आज की वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस किया, तो हमने कुछ थ्योरीज़ पढ़ी और यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब कैनाल रेज़ और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स तक अब तक जितना हमने पढ़ा हमने इसको देख लेते हैं। हमने डेमोक्रेटिस की थ्योरी देखी, डेल्टन की थ्योरी देखी, थॉमसन प्लम पुडिंग, कैथोड रेज़ और कैनाल रेज़ को देखा। इलेक्ट्रॉन का हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है J.J. थॉमसन ने, और प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया है गोल्डस्टीन ने। ठीक है, ये दो बातें अब हमें अच्छे से पता चल गई हैं। अब इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी हमारे पास फर्दर जितना रिमेनिंग रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 2 के अंदर।